इस तरह से ये डिवाइड करने के चक्कर है। तो प्लीज बी यूनाइटेड, और सिर्फ धर्म के, आप भी धर्म के नाम पे यूनाइट मत होइएगा। हम इंसान पहले हैं। हमें इस्लाम ने ये सिखाया है कि हमारा अमाल सही होना चाहिए। पापा 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 पापा। नमस्ते, आप देख रहे हैं मीडिया विजिल का एक बहुत ही खास एपिसोड। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गैर कानूनी काम किया है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। उनका मानना है कि डॉक्टर अफील को हिरासत में लिया गया एनएसए के अंडर, एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी जनरली नहीं लिए जाते हैं, उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया। इनको एंटी नेशनल कहा गया और इनको जेल में रखा गया 7 महीने। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर कफील खान। वो 7 महीने जेल में रहकर वापस आए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार उनको फ्रेम नहीं किया गया, ये उनको तीसरी बार फ्रेम किया गया है। और मेरे साथ मेरी साथी हैं सहबा इमाम। आप इनको माइनॉरिटीज मैटर जो हमारा शो है उसमें देखते रहते हैं, वो भी इस इंटरव्यू में हम लोगों के साथ रहेंगी। डॉक्टर कफील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, आपको देख करके बहुत खुश हैं। थैंक यू रुकमणी, and thank you Media Vigil giving me an opportunity to tell my points and tell my views and what I have gone through. And it's not me, the whole family is going through for the past 3 years. Thank you. They say that media has become so that media, but still true journalism is still alive, and few people are still especially the digital media and some few print media is still alive, you know, that the spirit of true journalism, and few people are like you, Rukmani and Mank, and people are there that so we can talk about and we can tell the truth without any bias. शुक्रिया। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि आपको जिस तरह से हिरासत में लिया गया, जैसे आपको बंद किया गया, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अगर एक सरकार गैर कानूनी काम करने लग जाए तो एक डॉक्टर पे जो बच्चों को देखता है उस पे क्या बीतती है? आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें। रुक्मिणी, एक गैर कानूनी काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत से गैर कानूनी काम किए हैं। मतलब उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, और ये तो मैं शायद एग्जाम्पल हूँ जस्ट। एंड मैंने कहा ना आपसे शो के पहले कि 97 रेप्स रोज हो रहे हैं, लेकिन हमें शायद निर्भया और हैदराबाद कांड ही याद जाता है। और इंडिया में अभी भी बहुत से बातें हो रही है जिसपे हमें बोलना चाहिए। इतना कहना चाहूंगा कि जो ये 7.5 महीने का स्ट्रगल था, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट एक्चुअली, I would call it, and even my advocate in High Court and Supreme Court, Indra Jaising ma'am and Fazala UB and Advocate Ibad, they have called it as a landmark judgment in the past 20 to 25 years, how the National Security Act has been misused. ऐसे जो है गवर्नमेंट जो है अपने लोग सिर्फ किसी को जब कोई सबूत नहीं मिलता है। आपको याद होगा कि मुझे जो जिस इन भड़काऊ भाषण के लिए जेल भेजा गया था, उसमें जब मुझे बेल मिल गई थी, लोअर कोर्ट ने ये माना कि स्पीच में कुछ नहीं है, तब इन्होंने मुझे रासुका लगाया था। तो यानी कोई भी जब सबूत, ये ऐसा हथकंडा 1980 में से बनाया गया पिछले 40 सालों में, कि ऐसा हथकंडा सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है जिसमें विदाउट एनी क्राइम और विदाउट एनी एविडेंस किसी को भी 1 साल तक जेल में भेजा जा सकता है, और उसमें बेल का भी कोई ऐसा वो नहीं है अवेलेबल कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लैंडमार्क जजमेंट की कुछ बातें बताना चाहूंगा, जिसमें जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल गोविंद माथुर सर ने इस बात को माना है कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज सेलेक्टिवली चूजन वर्ड्स फ्रॉम माय स्पीच माय स्पीच वाज अराउंड 30 to 45 मिनट्स, और उन्होंने उस स्पीच को तोड़ मरोड़ करके 2 मिनट की स्पीच बना के और जो है उसको हेट्रेड एंड वायलेंस का रूप दे दिया। एक्चुअली द स्पीच इज फॉर calling for integrity and unity of India,
ये भाषण जो था देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला था। तो हर किसी को कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े गैंग बना देना और उनके साथ एसोसिएट कर देना, ये सरकार की आदत है। ना सिर्फ उन्होंने एनएसए को इलीगल करार दिया, आपको पता होगा रुक्मणी की एनएसए में जो है आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन देना पड़ता है और हर 3 महीने के एंड पे सरकार को ये बताना पड़ता है कि न्यू एविडेंस क्या है। बट एवरी टाइम दे गेव मी 3 एक्सटेंशन, एवरी टाइम हर 3 महीने बाद मुझे ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है डीएम कि आपको डॉक्टर कफील के निकलने से देश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अलीगढ़ स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और यही आंसर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से मिलता था और यही आंसर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था। तो ना सिर्फ उन्होंने एनएसए को इलीगल करार दिया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो 3 एक्सटेंशन दिए गए डॉक्टर कफील को, वो भी क्वेश्चन करता हूं, वो भी इलीगल थे। हम लोग देखते हैं, अगर आपका वो स्पीच दे सकते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि किस चीज को गैर कानूनी बोला गया और किस चीज को भड़काऊ बोला गया। मैं क्या हम वो स्पीच प्ले कर सकते हैं? इस तरह से ये डिवाइड करने के चक्कर है, तो प्लीज बी यूनाइटेड। और सिर्फ धर्म के, आप भी धर्म के नाम पे यूनाइट मत होइएगा। हम इंसान पहले हैं। हमें इस्लाम ने ये सिखाया है कि हमारा अमाल सही होना चाहिए, हमारी नीयत सही होनी चाहिए, और रास्ते आप चुनिए, अल्लाह आपको खुद ही मंजिल पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपके जो नॉन मुस्लिम दोस्त हों उन पे आप रीच करिए, उनके साथ बैठाइए, उनसे बात कीजिए और उनको बताइए कि नहीं, हम सिर्फ जो है साइकिल पंचर, फ्रिज, मोबाइल और 4 शादी करने वाले जिहादी पाकिस्तानी नहीं हैं। हम भी डॉक्टर हैं, हम भी इंजीनियर हैं। हमारे साथ भी समय खाइए, बैठिए। और आप इस ये स्पीच में डॉक्टर कफील बहुत क्लियरली आप एकता की बात कर रहे हैं, आप सबको साथ लाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस्लाम भी यही सीख देता है कि सब लोग एक साथ आने चाहिए। तो आप जब ये स्पीच तैयार कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था? आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे थे? और क्या किसी भी वक्त ये स्पीच तैयार करते वक्त या स्पीच देते वक्त आपको ये एहसास हुआ था कि इस तरह का इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है? मैं एक्चुअली स्पीच तैयार नहीं करता और मैं तो ऐसे दिल में जो आता है वो बोल देता हूँ। और अलीगढ़ जाना तो ऐसे हुआ था कि आप समझ लीजिए कि मैंने तो 300 स्पीच दी एंटी-सीए और एंटी-एनआरसी में, पूरे ऑल ओवर इंडिया। मैं कोलकाता भी गया, मैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, केरल, तमिलनाडु, मतलब मुंबई, दिल्ली, हर जगह मैंने स्पीच दी और करीब करीब 300 स्पीच दी। और किसी भी स्पीच में अगर कुछ ऐसा मैं कोई स्पीच तैयार, और आपको भी पता होगा अगर एक ही टॉपिक पे बोलना है तो आप बार बार जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने दिल की आवाज में जो दिल को अच्छा लगता है वो करता हूँ। और मुझे बचपन से ही सिखाया गया कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और यही बात मैंने वहां पे भी कही थी कि ये अपने वजूद की लड़ाई है, ये अपने डेमोक्रेसी को सेव करने की लड़ाई है। और लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मारपीट करना है या हथियार उठाना है। आपको जो डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उस राइट्स में रहते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है उसमें आवाज आपको उठानी है, और हमें आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो यही बात मैंने कन्वे करने की कोशिश की थी। और उस वक्त भी दिमाग में यही था, क्योंकि वो जो कुछ बचपन से सिखाया गया है, कभी भी इंसान को इंसान से देखना ही नहीं है, रिलीजन के नाम पे, किसी के कास्ट के नाम पे, किसी के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के नाम पे, ये कभी सीखा ही नहीं है बचपन से। ना अबूजान ने सिखाया, ना अम्मीजान ने सिखाया, ना मेरे जो टीचर्स थे, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे जहाँ मैंने मणिपाल में पढ़ाई की है, 12 साल रहा कर्नाटका में, वहां पे हो, और या फिर मैं उसके बाद सिक्किम गया, कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि इतनी ज्यादा नफरत। एक्चुअली आपको बता दूं कि 2017 से पहले अगर आप बात करेंगे डॉक्टर कफील को, तो शायद गोरखपुर के बाहर कोई मुझे जानता हो। और मैं एक ऐसा सिंपल सा डॉक्टर था कि जो हॉस्पिटल जाता था, वापस आता था, अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था।
और कभी ये नहीं सोचा था कि जो है इस तरह का पूरा देश में माहौल हो गया है, और क्यों एक दूसरे को लोग नफरत, एक भीड़ आती है किसी गाय के नाम पे, लोग जो है किसी को मार देते हैं। तो कभी नहीं सोचता था, शायद कभी फेसबुक पे बस रीट्वीट कर देता, मतलब लिख देता था, रीट्वीट कर देता था, कभी सोचता नहीं था। पर जब ये अपने साथ हुआ, 2017 में इंसिडेंट हुआ, उस वक्त भी मैंने जब अगर बच्चों की जान जानी चाहिए तो उस वक्त भी एहसास नहीं किया कि ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है। वो तो चाहे मैं डॉक्टर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते, एक बाप होने के नाते जो फर्ज था मैंने निभाया था। मुझे उस वक्त भी एहसास नहीं था कि 9 महीने की इतनी जेल में जानी पड़ेगी और घर वालों को परेशान होना पड़ेगा। ये कभी दिमाग में ही नहीं था। चूंकि आपकी कभी परवरिश कहते हैं ना कि जो आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, और उसको उसमें ये सिखाया जाता है कि रिलीजन एंड नेशनलिज्म कम्स फ्रॉम सिंस बर्थ, यानी कि आप जब पैदा होते हो तभी आप शायद जो है, अगर मुस्लिम के घर पैदा हो गए तो मुसलमान हो गए, हिंदू के घर पैदा हो गए तो हिंदू हो गए। और जब आप बड़े होते हो तो जस्ट आई लव अल्लाह एंड आई बिलीव इन अल्लाह, but that's my personal choice. I don't discriminate people on the basis of religion. तो ये आपको सिखाया हुआ है। उसी तरह से आप अगर इंडिया में पैदा हुए हो तो आप भारतीय हो जाते हो, आप पाकिस्तान में पैदा हो तो पाकिस्तानी हो जाते हो, आप यूएस में पैदा हो तो अमेरिकन हो जाते हो, आपको उसी देश से उतना ही प्यार रहता है। तो जो नेशनलिज्म है, जो डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड सूडो नेशनलिज्म, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो रियल इश्यूज हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, अगर आप पूरी स्पीच सुनिएगा तो मैंने उस स्पीच में ये भी कहा है कि जो रियल इश्यूज हैं, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, उसकी बात नहीं की जाती है, और शमशान कब्रिस्तान अली बजरंग बली और 3 तलाक हलाला की बात करते हैं। तो आपने एक बात कही कपिल साहब कि सूडो नेशनलिज्म और नेशनलिज्म में बहुत फर्क है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सूडो नेशनलिस्ट सरकार जो है यूपी में, और मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गैरकानूनी काम करने वाले सबसे खराब होते हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म। ये कोई भी राष्ट्रवादी, सच्चा राष्ट्रवादी जो है वो इस तरह का गैरकानूनी काम नहीं कर सकता कि अपने ही देश के आदमी को जेल में इन सेक्शंस के अंडर में डाले। सुनिए, सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 309 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 15 ऑफ मेडिकल काउंसिल एक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सारे तोहमत लगाए गए हैं, ये सारे सेक्शंस लगाए गए हैं एक ऐसे डॉक्टर के ऊपर जिसने जाकर के अपने ड्यूटी के आगे जाकर के ऑक्सीजन मंगवाया अपने हॉस्पिटल में। जूनियर डॉक्टर थे, नोडल ऑफिसर थे, पर जूनियर डॉक्टर थे उस डिपार्टमेंट के और उस हॉस्पिटल के। कैसे हुआ ये, कैसे आपको ही क्यों चुना गया? योगी जी ने आप पर ही ये कृपा क्यों की कि आपको नौकरी से निकाल दिया और आपको बोला कि हीरो बनते हो? ये कैसे हुआ? नौकरी से निकाला नहीं है, अभी भी 3 साल से मतलब सस्पेंड किया। सस्पेंड किया है, ना नौकरी से निकाल रहे हैं ना रख रहे हैं। पिछले 3 साल में 25 बार मैं उनको लिख चुका हूँ कि भाई नहीं रखना है, निकाल दो। मैं तो डॉक्टर हूँ, किसी और जहाँ पे जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए आपको जो है कुछ काम करना होता है। पर ना निकालते हैं ना रखते हैं, फाइनेंशियली तोड़ देना चाहते हैं। एनीवे, अगर आप जो चार्जेस की बात कर रही है, मुझे हंसी आ रही है। 10 चार्जेस इन्होंने मुझे पे लगाए थे, और जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है जो आप कह रही हैं, जब मुझे पता चला, जब मैं जेल से बाहर आया था, तो भाई लोगों ने बताया कि जब सरकार ने ये चार्जेस हाई कोर्ट में प्रेजेंट किए थे, तो ये भी कहा कि इनकी डिग्री जो है वो फर्जी है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू इनकी डिग्री फर्जी है। तो जज ने कहा कि डिग्री फर्जी है तो तुमने नौकरी क्यों दी? उन्होंने बोला कि अगर डिग्री फर्जी है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कैसे ही रजिस्टर्ड हो गया, और तुमने उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन, यानी कमीशन, इतना बड़ा कमीशन है, उसने क्यों कैसे डिग्री दे दी? मैंने मणिपाल से MBBS MD किया है, और वो पूरा जाना माना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 थी। मैं स्कॉलरशिप के थ्रू गया था, मुझे याद है कि तो ये तरह के जो चार्जेस लगाए थे, करप्शन के चार्जेस जो कह रही हैं, और वो सारे ड्रॉप कर दिए कोर्ट ने अल्टीमेटली। जब कोर्ट ने ऑर्डर लिखा तो उन्होंने माना कि जो है मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना, टेंडर से कोई लेना देना नहीं था। देयर इज नॉट इवन ये ऑर्डर है। मैं आज इत्तेफाक से
उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो मटेरियल एंड रिकॉर्ड व्हिच मे एस्टैब्लिश मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट, और बोला है कि कोर्ट आल्सो नोट्स द चार्जेस अगेंस्ट सेक्शन 7/13 of the Prevention of Corruption Act against the applicant has been dropped during the investigation, or he was also not stated to be part of the tendering process that resulted in the enlistment of the entity which was charged with the supply of medical oxygen. मैं तो जूनियर मोस्ट डॉक्टर था मैम समझ लीजिए कि मैंने आई ज्वाइंड ओनली इन 2016 अगस्त, और 2017 अगस्त में ये घटना हो गई, 1 साल बाद ही ये घटना हो गई थी। आपको अगर पता हो, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको आपके थ्रू, चैनल के थ्रू कन्वे ये बात बताना चाहूंगा कि जब आप कमीशन के थ्रू किसी भी कमीशन का मतलब है जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, अगर आप उसके थ्रू चुने जाते हो तो उसमें आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर नहीं दी जाती है। 2 साल बाद ही आपकी नौकरी जो है पक्की मानी जाती है। तो जब मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं था तो मैं कैसे ऑक्सीजन के टेंडर और उसके में शामिल हो सकता था? जब मेरे पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं था तो मैं कैसे करप्शन कर सकता था? तो इस बात को कोर्ट ने भी समझा, और यही बात है कि जब इंटरनल इंक्वायरी 9 इंटरनल इंक्वायरी मैडम ये तब से बैठा चुके हैं 3 साल में, और 9 में मुझे क्लीन चिट मिली है। तो उसमें क्लीन चिट में भी ये बात मानी है कि मैं 500 सिलेंडर हम लोगों ने, और ये मैं अकेले नहीं था, 16 जूनियर डॉक्टर्स और थे बेचारे, और सिस्टर्स थी, नर्सेस थे, वार्ड बॉयज थे। तो आई ऑलवेज कहे कि ना मैं हीरो नहीं हूँ, वो जो मेरे साथ सब और लोग थे सबने काम किया। 54 घंटे तक हम लोगों ने बिना खाए पिए, हम लोगों ने, क्योंकि जब भी सिलेंडर लेके आते थे 6, 10, 12 वो सारे खत्म हो जाते, और हर आधे घंटे पे मौत होती थी। मुझे आज भी वो रात याद है, वो दर्दनाक रात में, जब भी एक 3 साल की बच्ची थी और जब वो हो गया था और हम लोग रहते हैं, शी स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ, और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और वो फिर वो थोड़ी देर में खत्म हो गई। और उसके पेरेंट्स जो है हम लोग को पकड़ के पैर पकड़ के रो रहे थे कि बचा लो, और हम लोग हेल्पलेस थे क्योंकि हम लोग जब भी सिलेंडर लाते थे खत्म हो जाता, और सिर्फ इसलिए 68 लाख रुपए के लिए पेमेंट के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सप्लायर था उसने एफिडेविट दिया है कि 10% कमीशन के चक्कर में जो है वो सिर्फ इसको सप्लाई नहीं दी, मुझे मेरा पेमेंट ड्यू था, मैं तो लेटर लिखता था, लेकिन उन्होंने 10% कमीशन मांग रहे थे, मैं नहीं दे पा रहा था, तो मैंने ऑक्सीजन बंद कर दी। तो ये सब कुछ जो करप्शन जो था उसको मुझे लगता है दूसरे जो है, जैसे 70 बच्चे मर गए, लेकिन मीडिया में कैसी बात आ गई, वो मुझे लगा कि योगी जी को ये लगा कि इसने एक्सपोज कर दिया है जो वो बच्चों की मौत का मामला था, और जो है बात मर गई तो मर गए बच्चे। जैसे आपने सुना होगा कि सिद्धार्थ नाथ सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त के थे, उन्होंने योगी जी के आने से पहले यानी 12 अगस्त को ये स्टेटमेंट दे दिया था कि अगस्त में तो बच्चे मौत होती रहती हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो और ये सच भी बात है, मैंने भी बाद में रियलाइज किया कि पूरा इट्स नॉट ओवर, द बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी वाज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। जिस साल बीआरडी में 70 बच्चों की मौत हुई थी, पूरे भारत में 8,20,000 बच्चों की मौत होती है, यानी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत भारत में हो रही है। WHO कहता है कि 2018 में 8,80,000 बच्चे मर गए, यानी कि और कहता है कि दीज डेथ वर प्रिवेंटेबल, हम इनको रोक सकते थे, पर हमारा सिस्टम। एनीवे, आप वो इंसिडेंट की बात कर रही थी कि जब योगी जी आया उन्होंने मुझे बुलाया, अब मुझे याद है कि जब मुझे बुलाया गया 13 अगस्त 2017 की बात है, सुबह 11:30 बजे करीब योगी जी आए थे और उन्होंने बुलाया कि कौन है डॉक्टर कफील, अब मुझे ले जाएगा पकड़ के। तो उस वक्त जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा सर भी प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हो गए हैं, और शिव प्रताप शुक्ला यूनियन मिनिस्टर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, और मेरा अपना स्टाफ सब कुछ था। तो मुझे तो लगा था कि कोई शाबाशी देने के लिए बुलाया गया है, तो आई वाज लाइक मैं जल्दी सामने आया तो उन्होंने पूछा कि तू है डॉक्टर कफील, तो तू और आप में डिफरेंस होता है। एनीवे, मैंने तभी मैं थोड़ा सकता, फिर उन्होंने कहा तू सिलेंडर लाया था, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा तू सिलेंडर लाके तू सोचता है तू हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे। These 4 words has changed my whole life. It's not me, the whole family life has become upside down. उसके बाद FIR हुआ, जेल भेजा गया, और क्या क्या नहीं हुआ। मतलब मीडिया मुझे याद है कि मीडिया चैनल पे 70 बच्चों का हत्यारा, मर्डर, डॉक्टर कफील कातिल, सब कुछ बना दिया गया।
यानी कहते हैं ना कि सत्य में हो जाते, एटलीस्ट ट्रुथ विल प्रिवेल, और फाइनली आई केम आउट। मुझे क्यों बगली का बकरा बनाया नहीं पता मुझे, पर इतना मैं कहता हूं कि मैं शायद मेरी जहां कोई कपिल मिश्रा होता और कपिल कुमार होता तब भी वो सरकार यही करती, क्योंकि उनको रियल कल्प्रिट्स जो असली जिम्मेदार थे, हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त के और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला जिन्होंने रिश्वत मांगी थी, उनको बचाने के लिए उनको किसी को बलि का बकरा बनाया था, तो उन्होंने मुझे चुना। बस इतना फर्क ये था कि जब खान नाम आ जाता है या वो, तो स्टोरी थोड़ी सेल हो गई। और वो जो है लोग जो 11-12 तारीख को जिस रात ये मौतें हुई बच्चों की, तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 70 बच्चे कैसे मरे, सिलेंडर की कमी क्यों, ऑक्सीजन कमी क्यों हुई, पेमेंट क्यों नहीं हुआ, कमीशन क्यों नहीं हुआ, अगस्त में मौतें जो है वो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया उनका इस्तीफा दो, योगी सरकार इस्तीफा दो। पर जब ये बात आ गई कि डॉक्टर कफील खान की, तो उन्होंने लोगों ने सब कुछ, ये वही कह रहा हूं ना कि इतना नफरत फैला दी गई है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने डॉक्टर को फिर रिलीजन से जोड़ दिया। कुछ लोग जो है मुझे हीरो बनाने लगे, कुछ लोग ये मुझे विलेन बनाने लगे। लोगों ने खुद जो है अपने आप को डिवाइड कर दिया, और वो जो रियल इशू था कि बच्चे मरे हैं उसको लोग भूल गए। आज भी 3 साल बाद वो 70 बच्चे जिन्होंने जान खो दी, पेरेंट्स वो आज भी जस्टिस के लिए रोते हैं। किसी को 13 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, किसी को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद बच्चा पैदा हुआ था, वो 1 दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, उनके पेरेंट्स आज भी जस्टिस के लिए रोते हैं, और सरकार आज भी उनको जस्टिस नहीं दे रही है। जी कफील साहब, यही मेरा आखिरी सवाल यही था। ये आपने बहुत अच्छी, मैं ये भी सोच रही थी कि जब इतना ड्रामा कर देता है मीडिया किसी सिचुएशन के बारे में, और आपने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया कि बच्चे आंखों के सामने मर रहे थे और आप डॉक्टर्स हेल्पलेस थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उसके पीछे इतना बड़ा करप्शन है। मैं पढ़ रही थी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई वाले लोग थे उन्होंने 20-20 लेटर्स एक इंसान को लिखे हैं और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी थी, कहीं ना कहीं क्रिमिनल डिसरिगार्ड था चीजों के लिए, जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी अनफोल्ड हुई। मगर मीडिया ने इसको एक नायक खलनायक का खेल बना दिया। फोकस सारा चला गया इस पे कि डॉक्टर कफील खान नायक हैं कि खलनायक हैं, और उसके पीछे जो कुछ हुआ उस पे बाद में भी कुछ एक्शन हुआ क्या उन लोगों के ऊपर आंच पहुंची जो असल जिम्मेदार थे? क्या उन पेरेंट्स को कॉम्पेंसेशन मिला जिनके बच्चे इस ट्रेजेडी में खत्म हुए थे? क्या आगे कुछ हालात बदले? क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल से इस ड्रामे के पीछे नहीं मैम, जो इंटरनल इंक्वायरी भी हुई, आपको याद होगा अक्टूबर-नवंबर में इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिमांशु कुमार द्वारा, और इस इंटरनल इंक्वायरी जो करीब 31 पन्नों की है, और ये इंटरनल इंक्वायरी 18 अप्रैल 2019 को आ गई थी, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव था तो इसको दबा के रखी गई थी और मुझे हैंडओवर की ओनली सितंबर में। और इस इंटरनल इंक्वायरी में ये सब माना गया है कि डॉक्टर कफील की, उनकी और उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की, और उस रात जो है ये सबसे जूनियर डॉक्टर थे, और ये सारी बात मानिए। लेकिन इस बात को जो असली क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन क्यों हुई, क्यों 68 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, ये सारे क्वेश्चन को ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी इग्नोर कर गई। उसने ये तो कह दिया कि ओके, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और डॉक्टर कफील पे, पर जो मेन जो क्वेश्चन था कि हु आर द रियल कल्प्रिट, अगर डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, अगर डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, हु किल्ड दोस 70 किल्स? आई ऑलवेज कॉल्ड इट एज अ मैन मेड मैसेकर। मैंने अपने बच्चों मतलब सामने देखा है इतने बच्चों को तड़पते हुए, इससे पहले कभी मतलब एक बाप मैं भी हूं, और उन पेरेंट्स से आप जाके कभी मिलिएगा। आपको एक याद होगा कि एक तस्वीर जो है बहुत वायरल हुई थी, मेरे एक बच्चा गोद में था और जिसको मैं लेके अंदर भागा था, और वो अब 3 साल की बच्ची हो गई है भवानी, अब वो चलती है दौड़ती है, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो खुश हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे गवा दिए और जिन्होंने आज भी वो बेचारे, कभी मैं मिलता हूँ, एक परिवार ऐसा है जिसको 8 साल बाद इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद ट्विंस हुए थे, एक बच्ची थी, एक लड़की थी, एक लड़का था, और वो उसका फादर से मैं मिला हूँ, अपनी बच्ची की तस्वीर लेके घूमता रहता है, जस्टिस मुझे कब मिलेगा, सरकार मुझे कंपनसेशन देगी। पर आज तक उन बच्चों के बारे, पेरेंट्स के बारे में कोई नहीं बात की है। इसीलिए जब मुझे
जब इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट मिली थी, तो मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड थी। फर्स्ट डिमांड वाज प्लीज रीइंस्टेट मी विद ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी मेरी बाइज्जत मुझे मेरी नौकरी वापस दिया है। सेकंड की जो 70 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाए। उनको 15 लाख की जो उनकी डिमांड है, वो मांगते हैं कि उनको 15 लाख रुपए कम से कम दिया जाए, किसी को सरकारी नौकरी जो भी आप दे सकते हो, कम से कम इतना तो सहयोगी सरकार को करना चाहिए कि सामने आके बोले कि यार भाई गलती हुई उनसे और उन्होंने उनकी वजह से ये बच्चे का इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। और तीसरा कि हु आर द रियल कल्प्रिट्स, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, रियल इंक्वायरी इस बात पे होनी चाहिए। और ये हम हर मीडिया ट्रायल, जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है किसी भी केस का, किसी भी सिचुएशन का, तो ये हम हर केस में देखते हैं कि बात को इतना घुमा दिया जाता है कि फोकस जो है वो एक इंसान पे या एक कम्युनिटी पे चला जाता है, और जो असली मुद्दा होता है वो बिल्कुल दब जाता है और उसका किसी तरह का कोई सोल्यूशन बाद में भी नजर नहीं आता। लोग भूल ही जाते हैं कि असली मुद्दा क्या था। हाँ, और 70 बच्चों का मर जाना कितनी आम बात है हमारे देश में, और आप कह रहे हैं लाखों बच्चे मरे हैं। पर एक सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर कफील की, और मैं मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पेपर कटिंग्स थोड़ा सा दिखा दें कि हाल में जब आप छूटे हैं सितंबर में, जब आपको छोड़ा गया है, कोर्ट ने बोला कि आप कंप्लीटली इनोसेंट हैं और जो आपका डिटेंशन था वो पूरी तरीके से इलीगल है, मतलब आप सरकार ने जो किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है वो एक्चुअली इलीगल है। जब आपको छोड़ा गया उस दौरान हमने सुना है कि योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो गोरखपुर भी आए और उन्होंने कई सारी स्पीचेस दी हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि एन्सेफेलाइटिस को उन्होंने कंप्लीटली मिटा दिया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप एन्सेफेलाइटिस का ही को ही देखते थे, कई मामलों को देखते थे मेरे ख्याल से। थोड़ा बताइए कि ये क्या, मतलब ये क्या खेल है? उसके बाद 2 बार जा चुके हैं वो। 31 को जिस दिन मेरा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला था, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ भनक मिल गई होगी, और 31 को भी वो गोरखपुर में थे। और फिर जब मैं 7 तारीख को जब ये पहुंच चुकी इंटरनेशनल मैटर, मुझे भी नहीं पता था कि इंटरनेशनल मैटर बन जाएगा फिर ये, और बड़ा मैटर बन गया। तो 7 तारीख को भी उन्होंने ये दावा किया। देखिए, मैं इस साल तो उनका डेटा नहीं जानता, क्योंकि बीआरडी का मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन जेल। पर लास्ट ईयर मुझे पता है, ये भी यही क्लेम किया गया था। और लास्ट ईयर हमने जब रिसर्च किया था किस तरह से जो है मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन के द्वारा ये जो सारे क्लेम किए जा रहे हैं कि हमने खत्म किए हैं, एक्चुअली उन्होंने क्या किया है कि एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस करके एक नई डिजीज बनाई है। और बहुत से इंकेफ्लाइटिस के बच्चे को, इवन जापानी इंकेफ्लाइटिस के बच्चे को, पिछले साल जो हमारे पास 2019 का डाटा था, करीब 1600 बच्चों को जो एक्चुअली इंकेफ्लाइटिस के थे, उनको इंकेफ्लाइटिस का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, उनको उन्होंने जो है AFI में डाल के दिया था। और एक तरह से ये क्राइम है कि आप जो है जिस बच्चे को, मतलब एक डॉक्टर अगर ये जानता है कि ये बच्चा इंकेफ्लाइटिस का है और उसको दिमाग के स्वेलिंग की दवा मैनिटॉल मिलनी चाहिए, पर वो उसको नहीं दे पाता है सिर्फ इसलिए कि वो AFI में अगर उसको अगर मैनिटॉल दे देगा तो वो इंकेफ्लाइटिस उसको लिखना पड़ेगा, तो वो दवा नहीं देता है और बच्चा फिर जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो जाता है या तो मर जाता है। तो ये एक मेडिकल एथिक्स की वजह से क्राइम है। और मैंने वहाँ के अपने कोलीग से भी वगैरह से बात की जो अभी भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यार हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर से आदेश आता है। तो और आपको पता होगा कि अभी उन्होंने जो है 500 बेड का जो हॉस्पिटल पीडियाट्रिक वार्ड बन रहा था, अभी उन्होंने उसे कोविड हॉस्पिटल करके 300 बेड का किया है। तो एक्चुअली ठीक है, इट्स गुड, वर्किंग टुवर्ड्स हेल्थ एंड आई आल्सो वांट दैट। हाँ, तो ये इन्फ्लुएंस एक अच्छे डॉक्टर होने का ही होता है कि बाकी लोग को थोड़ा बहुत काम कर ही डालते हैं, उसकी बात करनी ही पड़ती है। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि आप बहुत बच्चों की बात कर रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और आप कई बार आपको अरेस्ट किया गया जब आपके बच्चे बहुत छोटे थे, और जब वापस आए तो बड़े हो गए मेरे ख्याल से। थोड़ा अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं। ज़ैबरीना, शी इज जस्ट 3.5 year old, 4 year now, and Oliver, he is just 15-16 months. तो जब हम पीडियाट्रिक्स करते थे, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है बाल रोग विशेषज्ञ।
तो जब हम लोग पीडियाट्रिक्स करते थे ट्रेनिंग के दौरान, तो हमारे टीचर्स बोला करते थे, यू विल लर्न द माइलस्टोन व्हेन यू विल बिकम अ फादर। जब बाप बनोगे तब असली में तुम्हें समझ में आएगा कि माइलस्टोन मीन कि कब बच्चा पहली बार बोलता है, कब पहली बार चलता है, कब वो पहली बार सीढ़ियां चढ़ता है, तो कब पापा पहली बार बोलता है, कब मम्मा पहली बार बोलता है। तो ये सारे तब तुम सीख पाओगे जब तुम खुद बाप बनोगे। और मैं अगर आप पूछिए कि सच में in 3 years this roller coaster ride for the whole family, जो सबसे बड़ा दर्द दिया है, मतलब ना नौकरी के सस्पेंशन का उतना दर्द होता है, ना जेल में टॉर्चर का दर्द होता है, ना इस बार जो फिजिकल टॉर्चर किया, ना जो मीडिया ट्रायल होता है, या जो फाइनेंशियली घर वालों को तोड़ने की कोशिश की। आपको पता होगा मेरे भाई को भी गोली मारी गई जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे 1 किलोमीटर के अंदर। आज 2 साल हो गया है, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना कोई चार्जशीट दी गई है। तो उतना दर्द उसमें नहीं होता, लेकिन जितना जो है ये दर्द महसूस होता है कि मैंने खुद एज अ पीडियाट्रिशियन होते हुए भी अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा। I can't see, I couldn't see those beautiful period when they were growing. Every time, पहले बार जब मेरी बच्ची ज़ैबीना 11 मंथ की थी तब जेल भेज दिया, वो गोदी में थी, चल नहीं पाती थी। जब वापस आया तो दौड़ती थी और चलती थी। और मुझे आज भी याद है 29 अप्रैल 2018 की सुबह, जब 28 अप्रैल को मैं वापस आया था 9 महीने बाद जेल से, तो सुबह जब सो के उठा तो मेरी बच्ची ने मुझे भी देखा कि एक आदमी जो है मम्मी के पास सो रहा है, तो वो डर गई और वो चिल्लाने लगी मुझसे, मुझे देख के कि नहीं 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 नहीं। और इस बार भी जब वापस आया हूँ तो ओलिवर तो मेरी दाढ़ी देख के वो डर गया और मुझे देख के डर गया कि कौन है। और क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई के पास ऐसा नहीं है दाढ़ी देख के डर जाएंगे, भाई कुछ इसका गलत मतलब नहीं समझना, क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली मेरे ब्रदर हैं, उनके पास ही वो रहता है, उनको अब्बा बोलता है और उनके पास ही वो उनको ही फादर समझता है और उनकी गोदी में ही भागता है मुझको देख के। तो इट इज वेरी पेनफुल एंड इट इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट। इफ यू टेल मी, इफ यू आस्क मी, इन दोस 3 years that was the most painful part, that I was away from my children. सेवा, हाँ सेवा, Yeah. आपके पास कोई सवाल है? Yes. I think Yes, तो पहले देख लेते हैं। हम लोग वो वीडियो देखते हैं जब कफील साहब जेल से बाहर निकल के आए, और वीडियो देखते हैं। पापा की देखी पिलाई क्या मेरी, वाह 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 वाह। और कितनी बड़ी हो गई, कितनी लंबी हो गई, क्या ज़ैबीना इतनी बड़ी कैसे हो गई? हैं? और ये कौन है? ओलिया है क्या? ओलिया नानी, ओली? वाह 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 वाह। बैठो बानू, कौन बैठो, बैठ जाओ। वाह 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 वाह। ग्रैंड पापा, पापा 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 बोल दो, पापा पापा पापा। ये कितने मोटे हो गए हैं, ठीक है? मामू को भी नहीं देखो, चित्ता को भी नहीं देखो। हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। बहुत कम बोलो, 6 महीने में
सबसे दूर रहो, कोई कैंप नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। हर एक आदमी मना कर रहा है। सब लोग, बहुत लोग फोन किए, बहुत लोग आवाज उठा रहे थे, इसलिए जो है सबकी मेहनत को जो है वो जाया मत जाने देना। तो कफील साहब, अम्मी से आप मिले, थोड़ा बताइए अम्मी के बारे में बताइए। हम लोग अदील साहब से बात करते रहे हैं, आपकी अम्मी का हाल भी पूछते रहे हैं। आप जब मिले तब उन्होंने आपसे क्या कहा? मेरी माँ की स्टोरी शायद लोगों को पता नहीं होगी। मेरी माँ जब भी नहीं रोई जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि उस वक्त लोगों ने उनको रुलाना चाहा और बोला कि रो लो, शायद शांति मिल जाए, जैसे छोटे गांव मतलब शहरों में करते हैं। पर मेरी माँ ने कहा नहीं है, हम जो है मुझे 6 बच्चों को पालना है। मेरे फादर का इंतकाल जो है 2003 में हुआ, और उस वक्त भी अम्मी जान रोई नहीं थी, और उन्होंने जो है कहा कि 6 बच्चों को पालना है मुझे। और उन्होंने सबको, उस वक्त मैं MBBS सेकेंड ईयर में था, मेरे बाकी भाई सब छोटे थे, अदील भाई MBA कर रहे थे, तो अभी इंतकाल हो गया था। उसके बाद उन्होंने सारे बच्चों को, अपनी दोनों लड़कियों को PhD कराया, शादी की, 2 लड़कों को डॉक्टर बनाया, 2 भाइयों को MBA कराया, MCA कराया, इंजीनियरिंग कराया, और लेकिन कभी नहीं रोई। पर जब BRD से पहली बार जब मैं बाहर आया था, तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, ऐसा 38 सालों में पहली बार मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। और वो बहुत देर तक मुझे अपने गले लगा के रोती रही, कहती रही, आ बेटा गले लग जा, मेरे कलेजे पे समा जा। और आधे घंटे तक वो औरत जो है मुझे सीने से लगा के सिर्फ रोती रही, और मैंने पहली बार महसूस किया कि अम्मी को मैंने कितना दर्द दिया है। और क्योंकि उनको लगा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, बहुत देर हो रही थी, 9 महीना हो रहा था। और फिर दूसरा इंसिडेंट बताऊं लाइफ में, जब काशिफ को, जो छोटा भाई है, उसको गोली लगी, और रमजान का दिन थे, अम्मी जान उठी सबको उठाने के लिए, सहरी के लिए 3:30 बजे सुबह, और जब देखा कि कोई घर में मर्द नहीं मौजूद है, तो हम लोगों की वाइफ से पूछा कहाँ गए हैं, तो पता चला काशिफ को गोली लगी है और सब लोग आसपास में है। मेरी माँ आई, उस वक्त काशिफ का ऑपरेशन हो गया था, जो गले में गोली लगी थी वो उसको निकाल दिया गया था। मेरी माँ आई और बैठ जाती है। आई थिंक आई हैव टू डू इट अगेन। ठीक है, आप को देख पा रहे हैं हम लोग कपिल साहब? ओके। आप अपना कैमरा फिर से ऑन कर दीजिए। yes. तो मेरी माँ जो है काशिफ के पास बैठती है, और जो है वो कोई नहीं रोती है, और वो कुछ पानी के लेके काशिफ के होठों पे लगाती है, और कुछ दुआएं पढ़ती हैं, और 6:30 बजे उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दे देती हैं कि भाई योगी जी अब बस बहुत हो गया। तो शी वाज सो स्ट्रांग, एंड आई थिंक दैट इंस्पिरेशन एंड ऑल दैट वी गेट। और आप मुझे देखते हो ना कि मैं इतनी उसके बाद भी कैसे बोल पाता हूँ, कैसे हिम्मत रखता हूँ, मेरी फैमिली की तरह खड़ी रहती है। तो वो एक रीजन की मेरी माँ जो है इतनी हिम्मती। पर इस बार उन्होंने जो है, इस बार तो मुझे फिजिकली जब बहुत टॉर्चर किया, हालांकि मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मुझे जेल में और STF ने किस तरह से मारा, और 5 दिन खाना नहीं दिया, लेकिन शायद माँ का दिल होता है, उसको पता चल जाता है। इस कोरोना वायरस के टाइम में जब कहा जा रहा है कि 60 साल के लोग जो है ऊपर लोग घरों में रहें, मेरी 65 साल की माँ को 2 बार दिल्ली जाती है पेपर साइन करने के लिए, 14 बार इलाहाबाद जाती है, 14 डेट लगी इस बार भी, जो आपको ये ऑर्डर आने में भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद, तो 14 बार इलाहाबाद जाती है, अलीगढ़ जाती है। तो एक तरह से उनके लिए वो था। और फिर जब इस बार जब इतना अच्छा जजमेंट आने के बाद भी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे छोड़ नहीं रहे थे, तो उनको लगा कि फिर से किसी केस में फंसा देंगे। और तो इस बार मेरी अम्मी ने हाथ जोड़ के कहा बेटा बस करो,
तो मैंने अम्मी जान से यही कहा कि अम्मिया आप ही तो कहा करती थी कि कोई गलत काम तुम्हारे सामने होगा तो आंख नहीं बंद करना, हमेशा खड़े रहना। तो वही तो कर रहा हूँ अम्मी, पता है। लेकिन मुझ में देखो, शी इट्स नॉट ओनली मी, द होल फैमिली हैज सफर्ड। तो थोड़ा मेंटल ट्रॉमा, क्या थोड़ा क्या बहुत मेंटल ट्रॉमा हुआ है। दैट्स व्हाई वी जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। कफील साहब, आपके भाइयों की भी न्यूज देखे हैं, मदर के बारे में भी आया, आपकी वाइफ का भी स्ट्रगल रहा होगा आपके पीछे, वो भी आपका साथ देते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, उनका स्ट्रगल क्या रहा? I'm sorry. वाइफ की बात करें तो मुझे इस बार तो हैरानी हुई जेल से निकल के कि she has become stronger actually, I will tell। जब मैं वहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता था और ये इंटरव्यू देने आई थी। शी इज अ डेंटिस्ट और हम लोग पहली बार मिले वहाँ, और इट वाज बस मिल गया, शादी हुई। हालांकि 2015 में मेरी शादी हुई है। इन 5 सालों में मैंने शायद उसको दिए हैं। 5 सालों में 2 साल से ज्यादा तो मैं जेल में रहा हूँ और 1 साल से ज्यादा मैं बाहर रहा हूँ कैंप करते हुए और दूसरे काम करते हुए। तो बहुत कम टाइम भी दे पाया हूँ। और पहली बार जब जेल गया था तो वो बहुत डर गए थे, उनके घर वाले भी बहुत डर गए थे, ससुराल वाले मैं जो कहूँ। पर इस बार जो है जब मैं जेल से बाहर आया हूँ तो मैंने देखा कि शी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला इन फासिस्ट फोर्सों के खिलाफ देश में जो कुछ हो रहा है उनके साथ करने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। सामने मीडिया के सामने पहले तो वो बोल नहीं पाती थी और कहती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कैमरे के सामने बेपर्दा हो जाता है ये तो। लेकिन फिर भी अब आने लगी हैं और रेडी हैं, शी इज रेडी टू फाइट विद मी। सबसे मुश्किल जो बात है वो बताती हैं कि सबसे टफ बात ये थी कि इस 7.5 महीनों में ज़ैबरीना को समझाना, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी, 3.5-4 साल की हो चुकी थी और बच्चे यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो वो जैसे उसको समझाया गया था बेटा तुम्हारे पापा जो है कैंप करने गए हैं, कोरोना के लोगों को देख रहे हैं जो पेशेंट हैं। पर वो देख लेती थी वो ट्यूब पे कि पापा जेल में है, तो पूछा करती थी आप मम्मा आप झूठ बोल रही हो, आप तो पापा तो जेल में है, पापा तो बताया जाता था पापा जेल में कोरोना वायरस के पेशेंट को देख रहे हैं। पर वो यूट्यूब पे फिर कोई और वीडियो आता था तो फिर वो देख लेती थी। और एक बच्चे का आप देखिएगा कि एक डॉक्टर होते हुए भी मेरी बच्ची जो है 4 साल की हो गई है और वो खुद 12-13 किलो की है, क्योंकि एक जो टेंशन का माहौल पूरे घर में रहता है तो उससे बच्चों की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स से एडवाइस करता था कि कभी भी उनके साथ माँ हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे को कभी बहस मत करना बच्चों के सामने, कभी कोई बातें ऐसी नहीं करना कि जो बच्चों को लगे। पर मेरे घर में तो छोटे बच्चों को भी जेल पुलिस और ये सब बातें समझ में आने लगी हैं। मेरा भतीजा जो आदिल भाई का बच्चा है और वो समझदार है, वो 10 साल का हो चुका है उसको, और उसको भी उसकी बेचारे को ये तक है कि स्कूल में जो है उनको कहा जाता है कि उनके जो है चचा जो है अब जान मुझे कहता है टेररिस्ट हैं और वो बच्चे सिखाते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मेरे लखनऊ में मेरे जीजा जी हैं और मेरी भांजी जो है वो अच्छे स्कूल में लखनऊ में पढ़ती है और उसमें एक बच्ची ने कहा कि तुम्हारे मामू जो है वो बच्चों के कातिल हैं, इसलिए मुझसे बात नहीं करो। तो चूंकि वो टीवी पे देख रहे हो या उसके घर वालों ने बताया होगा तो मेरी भांजी आगे घर में रोने लगी। तो ये सब कुछ जो है फैमिली को जाना पड़ा है, हैव टू गो थ्रू। मैं आपसे बस 2 सवाल और पूछना चाहती हूँ, उसके बाद अगर सहबा कुछ पूछना चाहें तो। आप बहुत खबर आ रही है कि मतलब आप इस वक्त ऐसे यूपी में वापस न अपने घर न वापस जाकर के आप राजस्थान की तरफ चले गए हैं और कांग्रेस वाले आपके साथ आके खड़े भी हुए हैं। क्या आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आप घर वापस नहीं जाएंगे, अपना घर राजस्थान में बनाएंगे? क्या प्लान है आपका?
जी, अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। और बहुत सी कंट्रोवर्सी फेक न्यूज़ चल रही है। आपके न्यूज़ीलैंड जो है कई लोगों ने चलाई है। मैं आपके मीडियम से रुक्मणी के ये कहना चाहूँगा कि पहली थिंग कि आई वोंट बेंड, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम माय होम टाउन उत्तर प्रदेश, और आई एम गोइंग बैक टू माय होम टाउन। और आपको जहाँ पैदा होते हो, आपको जो है उस चीज से, उस जगह से बहुत प्यार होता है और उस देश से प्यार होता है। दूसरी चीज कि उस रात जो है मैं राजस्थान में सेटल नहीं हुआ हूँ। उस रात जो है, क्योंकि 11:55 पे, 12 बजे का डेडलाइन था, 11:55 में मुझे छोड़ा गया। और मेरे घर वालों को डर था कि मथुरा से गोरखपुर 800 किलोमीटर करीब रास्ता है, 700 750 800 किलोमीटर। तो जाते वक्त कुछ ये यूपी गवर्नमेंट फिर से किसी फॉल्स केस में ना फंसा दे, या फेक इनकाउंटर जो कि बहुत कॉमन है यूपी में, वैसा ना कर दें। तो उन्होंने जो है, और उसी वक्त प्रियंका गांधी मैम का फोन आया और उन्होंने कांग्रेचुलेशन और हालचाल जानने के लिए मेरी वाइफ और मेरी अम्मी जान को फोन किया था। तो जब उन्होंने बताया मेरे घर वालों ने कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं और अभी तक छोड़ा नहीं है, और वो डर है कि ये अगर छोड़ेंगे तो रात में इनकाउंटर न कर दें और या फिर फॉल्स केस में, तो उन्होंने शी ओनली सेड कि जो है वो 20 मिनट का रास्ता है भरतपुर, जो कि राजस्थान है, और हमारा कांग्रेस सरकार है, यू विल बी सेफ। और उस वक्त वो मदद, ऐसी मदद आई जबकि लगा कि जो है बहुत जरूरत थी उस मदद की, और हम लोग उसी वक्त जो है भरतपुर आ गए, फिर वहां से जयपुर आ गए। बट नेक्स्ट डे ऑल्सो आई हैव टॉक टू हर एंड शी कॉल्ड मी, और वट एवर हेल्प शी गेव, दैट वाज ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आई एम नॉट जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड आई वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर ओनली। आई एम हैप्पी विद दैट। और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जल्द ही लेटर लिखने जा रहा हूँ कि मुझे मेरी नौकरी, अब तो रासुका भी हट गया है, क्वैश्ड हो गया है एक्चुअली, मुझे अपनी नौकरी वापस दे, ताकि मैं एज अ कोरोना वॉरियर काम कर सकूं और जो है वैक्सीन रिसर्च में कुछ योगदान दे सकूं। और अगर नहीं करते हैं तो मैं आसाम और बिहार और केरल जाना चाहूंगा, जहाँ पे बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, वेस्ट बंगाल के अफान तूफान से, तो वहाँ मेडिकल कैंप करके। और इसके अलावा हम लोग का कोशिश है कि 500 बेड का इंकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर जो हम बनाना चाहते थे, और बहुत से हर्डल होने की वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, यूपी बिहार के बॉर्डर पे बना सकूं। तो आई वुड लव टू बी एज अ डॉक्टर ओनली, बट यस, एक्टिविज्म एक डॉक्टर कफील में घुस गया है। वो इसलिए कि क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा देश में इस तरह की बातें, कि जो है रियल इश्यू को छोड़ के, जो है मेन इशू को छोड़ के, भाई मेन इशू आपका रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ही है। मैं जेल में था, आपको बताऊं रुकमनी, और हम लोगों को 1 घंटे टीवी का जो न्यूज देखने की इजाजत थी, और उस 1 घंटे की मुझे जब इतना डर था जेल में कि कोरोना वायरस से देश जो है किस तरह से लड़ पा रहा है, इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं और अफेक्टेड हो रहे हैं कैसे, यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री को भी, माननीय प्रधानमंत्री को 19 मार्च को लेटर लिखा था और सारे स्टेप्स लिखे थे। और हर बार मैं जब भी लेटर लिखता था तो कोरोना वायरस के बारे में जरूर लिखता था, कोविड-19 स्ट्रगल कर रहा है इंडिया। तो वक्त भी 1 घंटे टीवी में मैं 3 महीना मैंने देखा कि वो जमात और मोहम्मद साद और की कहानी चलती रही, और कुछ दिन चाइना इंक्लूजन था, वो गायब हो गया। उसके बाद अगले 3 महीने जो है जब मैं जेल में था, वो सुशांत सिंह राजपूत आता रहा। मतलब लगता था कि सिर्फ वही न्यूज ही है और कुछ है ही नहीं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात, जीडीपी गिर गई है, जो अभी महंग बात कर रहे थे कि इतने बच्चों की नौकरियां नहीं है, इतने लोग सड़क पे जो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, चाइना ने हमारे देश पे इतनी किलोमीटर कब्जा कर लिया है। तो और किस तरह से दिल्ली राइट हुआ, जेएनयू जामिया अलीगढ़ के लड़कों को किस तरह से जो भी लाल सलाम करता है उसको किस तरह से दूसरी नजरिए से देखा जाता है। लोग सेंटर में होने के जाने के लिए राइट होते जा रहे हैं, राइट विंग की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये बातें जो हैं वो कोई नहीं कर रहा है, और जो है इस तरह की बातें की जा रही हैं। कपिल साहब, इसी से जुड़ा हुआ है, मिनी में अगर ये सवाल पूछूं, इसी का एक्सटेंडेड सवाल, क्वेश्चन ये है कि हो सकता है बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई एक बार आप फंस गए, एक किसी केस में टारगेट हो गए, तो दूसरी बार फिर आप चले गए और आप स्पीचेस देने लगे और आप घूम घूम कर वही बातें कर रहे हैं जो बातें इस सरकार को नहीं पसंद है, हर तरफ नहीं पसंद है। तो लोग ये कहेंगे कि भाई 2 बार तो जेल की सैर कराए हो,
आप चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते हो, साइडलाइन क्यों नहीं हो जाते हो? वो क्या जज्बा है आपका जो आपको इन सब बातों में इन्वॉल्व होने पे मजबूर करता है? देखिए, एक तो ये कि जो है, मैंने कहा ना कि जो मेरी अम्मी और मेरी फैमिली की जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही। दूसरे जो कभी रियलाइज नहीं किया था, एक ऐसा डॉक्टर था कि जो है कभी इतना प्यार और अफेक्शन जो मिला है मुझे 131 करोड़ भारतीयों से, पूरे भारत से और पूरी दुनिया से फोन आते हैं और लोग इतना प्यार करते हैं। मैं केरल गया था, मैं 4-5 बार केरल जा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश और केरल इतनी दूर है और इतना डिफरेंस है कल्चर में और सब में, और आप जाइए। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, जितनी बार मैं गया हर बार लोगों ने मुझसे हर चीज जानते थे, मेरी बच्ची का नाम जानते थे, मेरे लॉयर का नाम जानते थे। दे वर सो अवेयर and they were showering so much love and affection. So I think people's support and the way, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि भाई ने भी सबसे पहला लफ्ज मुझसे गले मिलते कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत आवाज उठाई है। तो मैं सोचता हूँ कि why everybody is talking about Dr. Kafil? Why my story has touched so many lives? I'm not a hero. I'm not done something very great. There are so many people are talking. So many liberal people are talking and so many people are raising. So I get the answer कि जब मैंने लोगों से पूछा कि क्यों आपको है कहानी इतना, तो लोगों ने यही जवाब दिया कि देश का माहौल जो पिछले 10 सालों से हो गया है, और कि जो अगर अच्छा काम करने के बाद भी आपको पनिश किया जा सकता है, तो कल तो मेरे बच्चे का भी नंबर आ सकता है, कल तो मेरे भी नंबर आ सकता है। आई थिंक ये जो जज्बा है, ये जो है, और बहुत से लोग, अब तो ये हालत हो गई है कि बहुत से लोग मेरी तरफ आंख नम नजरें उठा के देखते हैं उम्मीद से कि मैं जो हूँ कोई भी गलत काम होगा उसके खिलाफ बोलूं। और मैं आप सबको इस आपके मीडिया विजिल के द्वारा, इस मीडियम के द्वारा सबको बता देना चाहता हूं कि आई वॉन्ट बेंड एंड आई वुड कंटिन्यू स्पीकिंग अबाउट एनी इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर। ये जज्बा जो आता है वो आप लोगों के थ्रू ही आता है, आप लोगों का प्यार और वो है। और मैं सिर्फ नहीं हूँ, आपको पता होगा कि भीमा कोरेगांव है जो मुंबई में केस हुआ था महाराष्ट्र में, और उसमें है जो है अभी भी 4-5 लोग जो एल्डरली हैं, इस कोविड की पैंडेमिक में भी उनको बेल नहीं मिली है। बहुत से सैकड़ों बच्चे हैं जो उनके ऊपर यूपीए लगा दिया गया है, अभी भी जेल में। तो मैं अकेला नहीं हूँ जो हरास हुआ हूँ। वही की बात है ना, भैया की कांड की बात आप तक पहुंच गई, नहीं तो आप तो हजारों रेप हो रहे हैं। 7 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का, 14 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो रहा है, लेकिन कोई नहीं देखता है। कोई हाईलाइट मुद्दा आता है, डॉक्टर कफील की स्टोरी आप तक पहुंच गई तो शायद आपको पता है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मर गए, कुछ लोग, बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोगों को जेल में अभी भी सड़ा दिया जा रहा है, बहुत से लोग अभी भी जेल में कई सालों से हैं, उनकी कोई कहानी जानता नहीं। तो एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ जिम्मेदार नागरिक, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, एक इंसान भी हूँ, और मेरा एक फर्ज बनता है, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की भी आवाज उठाऊं जो मेरे साथ जेल में रहे और मेरी तरह से प्रताड़ित हैं, उन लोगों की। और एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, इन डेमोक्रेटिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना। हम नहीं बोलेंगे इस जुल्म के दौर में जुमा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो हमें बोलना तो होगा ही, सबको बोलना होगा। इट्स नॉट मेरी ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम 138 करोड़ भारतीयों, सबकी, हर किसी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ बोलो। कहते हैं कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाले जिम्मेदार होता है। मिनी आप म्यूट है, मिनी यू आर ऑन म्यूट। असल में हमारे यहाँ प्लेन चलता है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कफील। काफी वक्त हो चुका है, मुझे पता है कि आपको अपने परिवार के पास वापस जाना है, शायद आप लंच में जाने वाले थे, पर क्योंकि आपने कमिटमेंट किया था इसलिए आप इस इंटरव्यू के लिए ठहर गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट है, वहां पे जा रहे हैं बच्चों के साथ जी। तो आप अपनी अम्मी को हमारा सलाम कहिएगा, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अदिल भाई को भी सलाम कहिएगा। मैं इस शो को बस आपके ही कुछ शब्दों से, जब आप निकले थे तो आपने जो बात कही थी उसको कह के खत्म करती हूँ। और ये एक बहुत चिंता का विषय है कि आपने ये बात कही थी।
I'm thankful to UP Special Task Force officials that they didn't kill me in the encounter on the way from Mumbai to UP. तो कमाल की बात है कि एसटीएफ ने तो जिस तरह से बिहेव किया इस बार, 3 दिन तक मुझे मतलब खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, सोने भी नहीं दिया। मतलब जो ऐसे पानी लाते थे ऐसे छींटा मार देते थे। They made me naked, they made me lie down, they made beaten me with the लाठी से मारा, डंडे से मारा, स्लैब किया और अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे। Have you invented some powder which can kill millions of people? हमने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ, कैसे पाउडर क्रिएट करूंगा, और आप कोरोना की बात कर रहे हो तो आप जाओ किसी और से पूछो। और हैव यू गॉन टू जापान टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट? मैंने कहा पाकिस्तान कह देते, जापान क्यों बोल रहे हो? और मेरा पासपोर्ट जो है वो तो कोर्ट के पास है, अंडर जुडिशियल कस्टडी। मैं बिना कोर्ट को बताए जा ही नहीं सकता इंडिया से बाहर। तो एक अकेला आदमी कैसे सरकार को डिस्टेबलाइज कर सकता है? तो इस तरह की हार्डकोर, जिसे मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल हूँ और टेररिस्ट हूँ, इस तरह से ट्रीट किया। और जब मुझे जेल भी पहला इनिशियल 4-5 डेज था, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा और खाना नहीं दिया। मुझे याद है 2 रोटी और एक थोड़ा सा पानी दिया था। मैं पेशाब मेरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि पानी नहीं पिया था। और मुझे खाना जो है वो हवा में दिखाई दे रहा था। I could see, hallucinate actually, you can say in a word, food in the air. So it was a very painful period. और जब मुझे जेलर जो है थे, उन्होंने बोला कि जो है उन 70 बच्चों की बातें करना बंद कर दो, उन CA NRC के बारे में बातें करना बंद कर दो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बंद न कर दो तो आपको राहत मिल जाएगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर आप जो है आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो हम लोग तो कठपुतली होते हैं। तो एक DIG लेवल का भी एक बंदा था मुझे, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हम लोग तो कठपुतली रोबोट होते हैं, हमको जो ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो वही करते हैं। तो दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि एक जो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे एक डॉक्टर भी हो, हम जो शपथ लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो सरकार चला रहा है हम उनकी बात मानेंगे। हम ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और समता की बात है, जस्टिस की बात है, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात है, उसकी शपथ लेते हैं, अपने प्रेम्बल की शपथ लेते हैं। तो आप उसको भूल करके आप एकदम से रोबोट की तरह काम करोगे तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कफील साहब इसी उम्मीद के साथ कि लोग कठपुतली की तरह काम नहीं करेंगे, कठपुतली की तरह काम नहीं करेंगे और अपनी आवाज भी उठाएंगे, और जब गलत देखेंगे तो गलत के अगेंस्ट जैसे आपने आवाज उठाई उस तरह से उठाएंगे। अभी आपके बच्चे आवाज उठा रहे हैं, आपको लंच के लिए बुला रहे हैं। रेडी है तो रेडी है, देखिए इनके शेड्स वगैरह रेडी हैं हेलो जाने के लिए। हाय बोलिए, हाय बोलिए, हाय। तो ये रेडी, सब लोग रेडी हो गए जाने के लिए। या अपने अब्बा को लेके जाइए, अच्छे से लंच करिए। और हम लोगों से बात करने के लिए डॉक्टर कफील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। इस तरह से ये डिवाइड करने के चक्कर है, तो प्लीज बी यूनाइटेड। और सिर्फ धर्म के, आप भी धर्म के नाम पे यूनाइट मत होइएगा। हम इंसान पहले हैं। हमें इस्लाम ने ये सिखाया है कि हमारा अमाल सही होना चाहिए। पापा 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 पापा